Hello everyone. So this is the part 2 of Alzheimer's type dementia which is an organic brain disease. तो अब हम ये देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो अल्जाइमर के लिए दो फेमस ड्रग है जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्जाइमर वाले पेशेंट को ही दी जाती है। सबसे पहली है टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरी है डोनपेजिल हाइड्रोक्लोराइड। अब ये जो दोनों जो ड्रग है ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करती है हमारे सीएनएस में और एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज़ करती है। अब ये करने की वजह से क्या होता है, जो हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग है ना वो कुछ टाइम के लिए इम्प्रूव हो जाती है अल्जाइमर्स वाले पेशेंट में। पर इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि हेडेक, ब्लड विज़न, इंसोम्निया, नोज़िया, डायरिया, यूरिन फ्रीक्वेंसी, मसल क्रैम्प्स, डिजीनेस, अर्टिकेरिया। ये अर्टिकेरिया क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है हाइव्स। कभी कभी हमें एलर्जी हो जाती है किसी फूड से, जैसे बहुत सारे लोगों को सी फूड से होती है या फिर किसी भी चीज़ से, पॉलन वगैरह से। तो क्या होता है हमारी बॉडी में रैशेज होते हैं रेड रेड कलर के और बम्प्स टाइप उठ जाते हैं, इसी को अर्टिकेरिया कहते हैं। यूरिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बार बार यूरिनेशन करने की अर्ज होती है, ठीक है, बार बार यूरिन आती है। एंटी साइकोटिक मेडिकेशन दे सकते हैं जिसमें कि रिस्पेरिडोन, हेलोपेरिडोल दे सकते हैं। अब इससे क्या होता है, ये वर्बल एंड फिजिकल एग्रेसिवनेस को डिक्रीज़ कर देता है और हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन को भी कम कर देता है। बेंजोडाइजेपिन्स दे सकते हैं जो कि हमें पता है एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स होती हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं, एंटी कन्वल्जेंट्स दे सकते हैं हम पेशेंट को। और इसको ट्रीट करने से बेटर है कि हम पहले ही कुछ प्रिवेंशन ले लें। जैसे कि अगर हमें पता है इस पर्सन में रिस्क फैक्टर है, जैसे कि हमें जेनेटिकली ही पता चल पाएगा जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह से, तो हम क्या करेंगे, पहले ही प्रोफाइलेक्टिक न्यूट्रिशनल एजेंट दे देंगे जैसे कि विटामिन ई दे सकते हैं या फिर कोलिनर्जिक्स या फिर एमाइलॉइड टारगेटिंग इंटरवेंशंस ले सकते हैं हम लोग। अब नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, तो उसमें हम पेशेंट को में देखेंगे कहीं पेशेंट डिसोरिएंटेड तो नहीं है अपनी प्लेस से, अपनी आइडेंटिटी से, टाइम से। पेशेंट में फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस तो नहीं हो रहे, किसी चीज़ का फियर तो नहीं है, सस्पिशियस तो नहीं दिख रहा पेशेंट, सेल्फ केयर डेफिसिट है कि नहीं, मतलब पर्सनल हाइजीन देख के सीधे पता चल जाएगा ना। सोशल बिहेवियर कैसा है पेशेंट का, लेवल ऑफ मोबिलिटी कितनी है, वेंडरिंग बिहेवियर तो नहीं है, जजमेंट एबिलिटी कैसी है पेशेंट की, स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहते हैं क्या, स्पीच और लैंग्वेज में इम्पेयरमेंट है, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन ये सब तो नहीं है, बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है, अपैथी तो नहीं है। अपैथी क्या होती है, लैक ऑफ इमोशंस, किसी भी चीज़ में इमोशन नहीं दिखाता पर्सन। एनी डिक्लाइन इन न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर है तो रिकॉग्निशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स कर पा रहा है कि नहीं पेशेंट। और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी केयर गिवर, सपोर्ट सिस्टम एंड नॉलेज बेस ऑफ द फैमिली मेम्बर्स कैसा है, ठीक है। अब नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या लेंगे, वो बहुत सारे बेसिस पे लेंगे जैसे कि डेली रूटीन में न्यूट्रिशन एंड बॉडी वेट पे, पर्सनल हाइजीन, टॉयलेट हैबिट्स एंड इनकॉन्टिनेंस, एक्सीडेंट्स, फ्लूइड मैनेजमेंट, मूड एंड इमोशंस, वेंडरिंग, डिस्टर्ब स्लीप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इनको हम एक एक करके देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले हमें पेशेंट का एक डेली रूटीन बनाना है। उसमें हम पेशेंट का एक शेड्यूल बनाएंगे या फिर एक टाइम टेबल बनाएंगे कि कब आपको क्या करना है। अब जो पेशेंट है वो जैसे डार्कनेस होती जाएगी तो डिसओरिएंटेशन उसके अंदर बढ़ता जाएगा, जिसको हम सन डाउनिंग फिनोमेना भी कहते हैं। तो इस टाइम पे हम पेशेंट को एडिशनल केयर प्रोवाइड करेंगे और हम पेशेंट को ओरिएंटेशन करवाएंगे वो जहाँ पे रह रहा है उसके बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में भी। और जो पेशेंट के वार्ड में क्लॉक होगी तो हम ये ट्राई करेंगे कि वो लार्ज फेस वाली हो, मतलब जिसमें टाइम आराम से दिख पाए। और अगर कैलेंडर है तो उसे भी ऐसा होना चाहिए कि एक पेज में एक दिन के बारे में उसमें लिखा गया हो, ठीक है, बड़े बड़े कैलेंडर, वो भी लार्ज राइटिंग में। पेशेंट को हम न्यूज़पेपर प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट को अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है उसमें इंटरेस्ट बना रहे। अब बात आती है न्यूट्रिशन एंड वेट की, तो हमें पेशेंट को एक अच्छी बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी है जिसमें कि अच्छे क्वांटिटी में प्रोटीन हो, फाइबर्स हो और एडिक्वेट कैलोरीज वो देती हो, ठीक है। और हमें पेशेंट को प्लेंटी ऑफ टाइम देना है उसे कंज्यूम करने के लिए। हमें ये इंश्योर भी करना है कि कहीं पेशेंट का खाना बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, क्योंकि कभी कभार पेशेंट को ये सेंस भी नहीं होता है ना। तो फिर और इस वजह से पेशेंट को एस्पिरेशन भी हो सकता है, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि कहीं पेशेंट बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट तो नहीं ले रहा है, क्योंकि उसमें एस्पिरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो सेमी सॉलिड डाइट हमेशा सेफ़ साइड पे ही रहती है। अब पेशेंट को इसमें शुगर क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है,
तो हम ये देखेंगे कहीं पेशेंट बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से वेट गेन हो सकता है, या फिर पेशेंट को कुछ ऐसे डिजीज़ भी हो सकती है जिसमें डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर खाना खाने मना होता है, ठीक है। जैसे कि हाई बीपी वाले पेशेंट्स में नमक मतलब सोडियम ज़्यादा नहीं लेना होता, डायबिटीज़ वालों को शुगर ज़्यादा नहीं लेनी होती, ये सब चीज़ें भी हमें इंश्योर करनी है। देन आता है पर्सनल हाइजीन। हमें ये इंश्योर करना है कि पेशेंट ने अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन की हुई है या नहीं की। अगर नहीं की है तो हमें पेशेंट को बताना है और सिखाना है कि कैसे की जाती है। फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि स्पिरिट या एंटीसेप्टिक, ऐसे सब्सटेंस को हमें पेशेंट के पास नहीं रखना है, क्योंकि अगर पेशेंट को बार बार यूज़ करेगा तो स्किन में कुछ डैमेज या फिर इरिटेशन वो चीज़ कर सकती है। और हमें देखो, कई बार क्या होता है ना, पेशेंट अगर बाथरूम के अंदर है, ये अल्जाइमर डिमेंशिया टाइप वाले, तो वो लॉक लगाते हैं, फिर उनसे वो लॉक खुल नहीं पाता है, तो हम लॉक भी हटा सकते हैं उस डोर में से, ताकि कुछ मिस हैपनिंग ना हो। और अगर पेशेंट अच्छा लग रहा है, गुड लुकिंग लग रहा है, अपनी हाइजीन मेंटेन की हुई है, तो हम पेशेंट को कॉम्प्लीमेंट देंगे ताकि उन्हें एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट मिले। अब टॉयलेट हैबिट्स एंड इनकॉन्टिनेंस में क्या करेंगे हम लोग, हमें पेशेंट का एक रूटीन बनाना है वॉशरूम जाने का। जैसे अगर वो सुबह चाय पी रहे हैं तो उनके बाद उसके बाद उन्हें जाना ही जाना है वॉशरूम, वो भी रोज़, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत उन लोगों के साथ आती है जिनको बहुत यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है या फिर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, तो उनमें यूरिन अर्जेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, यूरिन हेजिटेंसी रहती है, तो उनको बहुत दिक्कत आती है। और इनकॉन्टिनेंस वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग भी फील होता है, और इससे यूटीआई होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अगर यूरिन स्टेसिस वहाँ पे हो रहा है तो, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें भी चेक करते रहनी है, कहीं पेशेंट को यूटीआई तो नहीं हो रहा, या फिर कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा। अगर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट हो रहा है हमारे पेशेंट को, तो हम उनकी डाइट में फाइबर्स और दे देंगे, ठीक है। एक्सीडेंट्स की बात करें तो अब हमें साइन एंड सिम्टम्स पढ़ के ये तो पता है कि इन पेशेंट में बैलेंसिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो पेशेंट गिर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे गिर सकते हैं, अगर उनका फुटवेयर सही नहीं है तो हम उनके सॉफ्ट फुटवेयर प्रोवाइड करेंगे, और जो कारपेट्स हैं वो रिंकल नहीं होनी चाहिए, हमें ये इंश्योर करना है कि वो फ्लैट हो। अगर आप आजकल के ओल्ड एज पीपल को देखोगे तो वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेना चाहते हैं, खुद ही ड्राइविंग करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी में लग रहा है कि अल्जाइमर के चांसेस हैं या फिर इनिशिएट हो गई है ये चीज़ अल्जाइमर्स डिमेंशिया की, तो हम उनको बिल्कुल स्टॉप कर देंगे ड्राइविंग करने से, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्या पता कब जो पेशेंट का माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। मतलब अटेंशन बहुत छोटा अटेंशन स्पैन होता है ना, क्या पता टेंशन हट जाए कभी भी, तो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। और हमें पेशेंट के पास से मैचेस, ब्लीच, पेंट, मेडिकेशन हर चीज़ हटा देनी है, क्योंकि क्या पता पेशेंट उसको इनटेक कर ले, ओवरडोज हो जाए या फिर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए। फ्लूइड मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, इन पेशेंट्स को भी उतना ही फ्लूइड रिक्वायरमेंट चाहिए होता है जितना हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को चाहिए होता है। तो हम अच्छा खासा फ्लूइड देंगे, जैसे जितना भी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना चाहिए। लेकिन हम लोग जैसे शाम होगी तब से हम फ्लूइड इनटेक देना कम कर देंगे, क्योंकि पेशेंट रात को यूरिनेशन कर सकता है, तो पेशेंट को एम्बेरसमेंट होगी, प्लस इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं, ठीक है। ये एक चीज़ कम करने के लिए मूड और इमोशन की बात करें, हमें पेशेंट के साथ एक बहुत काम मैनर में बात करनी है, जिससे उनका मूड मतलब ऐसे ख़राब ना हो जाए, सीरियसली मतलब ख़राब ना हो जाए। क्योंकि एक तो हमसे एल्डर हैं, तो उनके के साथ हमें बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बात करना है, ठीक है, और काम वॉइस में बात करना है। उसके बाद वेंडरिंग बिहेवियर को हम कैसे मैनेज करेंगे, आपको मोस्टली ये पेशेंट्स ऐसे ही घूमते हुए दिख जाएंगे, कभी अपने नेबर्स के वहाँ चले जाएंगे एमलेसली, मतलब इनको पता भी नहीं होता कि ये कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इनको एक आईडी कार्ड दे देंगे, या फिर एक ऐसा ब्रेसलेट दे देंगे जिनमें इनकी आइडेंटिटी लिखी होगी, ताकि किसी को ये मिले तो उनको पता चल जाए कि हाँ ये कहाँ के हैं और उनको कहाँ भेजना है, ठीक है। और पेशेंट को हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, और अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर दूसरे रूम में भी हैं तो उस डोर को लॉक रखना है, ताकि पेशेंट कहीं भाग ना जाए, मतलब ऐसे वेंडर ना करने लग जाए। अब डिस्टर्ब स्लीप को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, हमें ये देखना है कि कहीं पेशेंट डे टाइम में तो नैप नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर वो डे टाइम में नैप लेंगे तो रात में उन्हें बहुत मुश्किल से नींद आएगी। और वैसे भी ये चीज़ एल्डर लोगों को ज़्यादा होती है, जो 60 अबव होते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा होती है, तो उनको वैसे ही नींद कम आती है। और हम ये कॉज देखेंगे कि पेशेंट को नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि कई बार डिस्कम्फर्ट की वजह से, या पेन, या अनकम्फर्टेबल टेम्परेचर, या फिर प्रोस्टेट ट्रबल, इन वजह से भी नहीं आती है, तो हम उस रूट को ट्रीट करेंगे।
और हम स्लीपिंग पिल्स भी दे सकते हैं, पर अवॉइड करेंगे कि ना ही दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं इनके। देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हम कैसे मेंटेन करेंगे? हमें पेशेंट से कंटिन्यूअसली बात करते रहना। कंटिन्यूअसली का मतलब ये भी नहीं कि हमेशा बात ही करते रहना है, मतलब इनफ टाइम देना है उनको भी। और जिस टाइम में हम उन्हें ये बता पाएँ कि आपको अपनी पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए, आपको अपना बाउल एलिमिनेशन रोज़ कब करना है, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बताएं। उनको ओरिएंटेशन के बारे में बताना है कि वो कहाँ पे रहते हैं, उनका क्या नाम है, कितना टाइम हो रहा है, कैसे आप डेट देखते हैं, कैसे आप डे देखते हैं कैलेंडर में। ये सारी चीज़ें नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें बतानी है, और ऐसे क्वेश्चंस प्रेफर करने हैं जिसमें पेशेंट येस और नो में आंसर दे पाए। तो इसी के साथ हमारा डिमेंशिया, अल्जाइमर्स टाइप डिमेंशिया, एक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर भी कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय।